हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम लोग चर्चा करते हैं ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस किस तरीके से काम कर रहा है और ट्रंप क्यों लेकर के इसको आया। आप जानते हैं कि ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के माध्यम से एक ऐसा अभियान शुरू किया है जिसका लक्ष्य पूरी दुनिया को जीतना है और पूरी दुनिया को अपनी शक्ति के आगे वो झुकाना चाहता है। हालांकि ऐसा संभव है नहीं आज के परिप्रेक्ष्य में। हो सकता है कुछ पाकिस्तान जैसे देश उसकी अधीनता को स्वीकार कर लें, लेकिन संपूर्ण विश्व ऐसा संभव नहीं है कि वो ट्रंप साहब की अधीनता को स्वीकार करने के लिए आगे आए। तो ऐसी स्थिति में कुछ प्रश्न बनते हैं कि आखिर ट्रंप ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि ऐसा कदम उठाने से पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप दो भागों में क्या, और भी बहुत सारी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कमीशन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कई तरीके के प्रश्न बनते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो बोर्ड ऑफ पीस है ये वैश्विक व्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित करेगा। ये किस तरीके से वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। दूसरा ये प्रश्न बन सकता है कि बोर्ड ऑफ पीस को संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, इसका भी एक क्रिटिकल इवोल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद ऐसा बन सकता है कि बोर्ड ऑफ पीस के संदर्भ में भारत की संभावित विदेश नीति की प्रतिक्रिया या विदेश नीति प्रतिक्रिया का विश्लेषण कीजिए इस तरीके से। लेकिन यहां पर बात आती है कि आखिर ये बोर्ड ऑफ पीस का जुनून ट्रंप साहब को क्यों सवार हुआ। ऐसी स्थिति में हम इस टॉपिक को एक व्यापक तरीके से फॉर्मेट करते हैं। बोर्ड ऑफ पीस की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। पहले हम बोर्ड ऑफ पीस के उद्देश्य क्या है, बोर्ड ऑफ पीस की सदस्यता कैसे ली जा सकती है और कौन कौन से, ये ट्रंप साहब का अपना मोटिव है कि मैं बीच में मध्यस्थ की भूमिका में एक निदेशक के तौर पर रहूं और पूरी दुनिया एक याचक की भांति मेरे सामने खड़ी रहे, ऐसा उसका जुनून है। तो यहां पर वही लोग सदस्य बनेंगे। फिर देखेंगे हम कि ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है उसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है, कैसे वो काम करेगा। इसके बाद बोर्ड ऑफ पीस से क्या क्या बेनिफिट होंगे, दोनों देखेंगे हम। विश्व को क्या बेनिफिट होगा और ट्रंप को क्या बेनिफिट होगा इससे। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर जो आज विवाद उत्पन्न हुए हैं, या महज 20 देश ही, 60 देशों को निमंत्रण पहुंचाया था लेकिन 20 ही देश वहां पर आए हैं, हमें भी निमंत्रण मिला था। भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस नीति पर भी हम अपना विचार करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इस बोर्ड ऑफ पीस का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है। एक नया अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंट्रोड्यूस करवाया है। जनवरी 2026 को दावोस में जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आयोजित किया गया है, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया, औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया। इसका आरंभिक लक्ष्य अगर हम देखें तो वो तो है गाजा संघर्ष के युद्ध विराम को रखना। हालांकि इसके बाद शांति, पुनर्निर्माण और स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ साथ बाद में चल करके पूरी दुनिया भर के विवाद समाधान और संघर्ष को रोकने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये बोर्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाजा के लिए है, बल्कि आगे चल करके दुनिया भर के विवादों के समाधान के लिए भी ये काम करेगा। इसका एक खास मुद्दा यहां पर यह आ जाता है। बोर्ड की सदस्यता अगर आपको प्राप्त करनी है किसी भी देश को, तो एक अच्छी खासी फीस आपको देनी होगी, लगभग $1 बिलियन, और कुछ अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं जो भी देश इसकी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। इसे ट्रंप ने कुछ हद तक संयुक्त राष्ट्र
के विकल्प या संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिस्पर्धी निकाय के तौर पर स्थापित करने का काम किया। अब बात आती है कि यूनाइटेड ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इस बोर्ड ऑफ पीस का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर दोहरे उद्देश्य हैं। बोर्ड ऑफ पीस का अगर हम औपचारिक उद्देश्य देखें तो विश्व शांति और कूटनीतिक समाधान है, जो कि बड़ा अच्छा उद्देश्य है विश्व की शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन अगर हम अनौपचारिक तरीके से देखें तो अनौपचारिक तरीके में इसका उद्देश्य है अमेरिकी वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखना। अमेरिका चाहता है कि प्रतिद्वंदी शक्तियों को नियंत्रित किया जाए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को अपने हितों के अनुकूल बनाया जाए। ये उसके वास्तविक उद्देश्य हैं, जिनको मैंने अनौपचारिक उद्देश्य कहा। कुल मिलाकर के अमेरिका बोर्ड ऑफ पीस, जिस तरीके से आप ये इमेज देख रहे हैं, इस तरीके से अमेरिका बनना चाहता है। अब यहां पर आप देखिए कि औपचारिक उद्देश्यों में किस तरीके से काम करेगा और अनौपचारिक उद्देश्यों में क्या काम होगा। सबसे पहले हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये जो औपचारिक उद्देश्य हैं वो क्या। ये ऐसे उद्देश्य होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर घोषित किए जाते हैं, और सार्वजनिक तौर पर घोषित उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है बोर्ड ऑफ पीस का विश्व शांति की स्थापना करना। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि इससे युद्धों और संघर्षों को रोका जाएगा। जो तत्कालीन समय में चल रहे युद्ध हैं, जैसे कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, इन सब का शांति समाधान किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। इसके बाद इन्होंने कहा कि कूटनीतिक संबंधों को या कूटनीतिक दायरे को बढ़ावा दिया जाएगा। कूटनीतिक दायरे बढ़ते हैं तो स्वाभाविकता सैन्य टकराव की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि कूटनीति में वार्ताओं का आयोजन किया जाता है और वार्ताओं से दुष्क्रियात्मक तनाव में कमी आती है। तो अगर कूटनीतिक बढ़ावा मिलता है तो सैन्य टकराव की जगह बातचीत के रास्ते खुलेंगे, अंतरराष्ट्रीय विवादों को कुछ खास डील और समझौतों के माध्यम से ठीक किया जा सकेगा। तो एक कूटनीतिक बढ़ावा एक अच्छा उद्देश्य है। इसके बाद वैश्विक स्थिरता भी आएगी अगर ये ठीक ढंग से काम करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को युद्धों से होने वाले नुकसानों से बचाया जा सकता है। ऊर्जा, व्यापार, सप्लाई चेन, इन सब पर अच्छी स्थिति बन सकती है। तो इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली स्टेबिलिटी आएगी। इसके बाद आप अमेरिका को शांति निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा उसका लक्ष्य है। अमेरिका की छवि एक जिम्मेदार वैश्विक नेता के तौर पर बनेगी, जैसा उसने घोषित किया। ये सारे उद्देश्य तो औपचारिक तौर पर उसने बनाए, लेकिन यही उद्देश्य नहीं है। अमेरिका कोई भी काम करता है ना, तो उसके पीछे एक हिडन एम छुपा रहता है। जैसे अभी आपने देखा कि मादुरो को गिरफ्तार किया वेनेजुएला से, तो आरोप यह लगाया कि मादुरो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं, लेकिन यह उसका वास्तविक उद्देश्य नहीं था। वास्तविक उद्देश्य उसके अगले ही दिन पैदा चल गया कि वो वहां के पेट्रोलियम पर अपना नियंत्रण करना चाहता है। तो अमेरिका की हमेशा से यह नीति रही है कि घोषित उद्देश्य अर्थात औपचारिक उद्देश्य कुछ और होते हैं और अनौपचारिक उद्देश्य कुछ और होते हैं। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा उसके अनौपचारिक उद्देश्य कैसे होंगे और किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। अनौपचारिक लक्ष्य में सबसे पहला लक्ष्य उसका है कि अमेरिकी वर्चस्व को बनाए रखना, मतलब एक यूएस डोमिनेंस को क्रिएट करना। शांति के नाम पर वैश्विक निर्णयों में अमेरिका अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता है। अमेरिका यह तय करेगा कि कौन सा युद्ध रुके, कौन सा चले, कौन सा युद्ध होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। यह सब कौन निर्धारित करना शुरू कर देगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद अमेरिका अब अपने प्रतिद्वंदी शक्तियों को सीमित करने में काम करेगा। जो उसकी प्रतिद्वंदी शक्तियां हैं उनको सीमित करेगा, जैसे कि चीन है, रूस है, ईरान है। इन देशों को रणनीतिक दृष्टिकोण से वो कमजोर करने की कोशिश करेगा, उनके प्रभाव क्षेत्र को कम करेगा। इसके बाद मित्र और विरोधी देशों को बांटना उसकी रणनीति रहेगी। हमारे साथ या हमारे खिलाफ वाली राजनीति ये उसकी हमेशा से रही है, आज की नहीं है। 1960 में जब यूनाइटेड नेशन असेंबली में नॉन अलाइन मूवमेंट को घोषित किया था, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर हुआ करते थे और उन्होंने ये ऐलान किया था कि अमेरिका का
जो मित्र नहीं वो अमेरिका का शत्रु है। तो ये नीति उसकी आज भी है, मित्र और विरोधी देशों को बांटना, मतलब हमारे साथ या हमारे खिलाफ वाली राजनीति, देशों को अलग अलग गुटों में बांटना, यह अमेरिका की रणनीति रही है। तो उसे इस रणनीति को पोषित करने में मदद मिलेगी। इसके बाद अमेरिका घरेलू राजनीति में भी इसका लाभ प्राप्त कर सकेगा। ट्रंप की छवि अच्छी हो सकेगी, ट्रंप की छवि एक नो वॉर प्रेसिडेंट की हो सकेगी, ऐसा उनका कहना है। साथ में चुनावों में शांति और राष्ट्रवाद का नैरेटिव भी अमेरिका सेट कर सकेगा, तो घरेलू दृष्टिकोण से भी उसे लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हथियार उद्योग और रणनीतिक सौदे भी मजबूत हो सकेंगे। अमेरिका पुनः एक यूनिपोलर वर्ल्ड को बनाने का प्रयास कर रहा है। शांति की बात करते करते रक्षा सौदे जारी किए जाएंगे। मित्र देशों पर हथियार और सुरक्षा की निर्भरता को बढ़ाया जाएगा। तो ये उसके अनौपचारिक उद्देश्य हैं, जिनको आप वास्तविक उद्देश्य कह सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाहता है। अब बात आती है इन उद्देश्यों को देखते हुए या दुनिया के जितने भी डिप्लोमेट हैं इन सबको समझते हुए, अगर वो सदस्यता प्राप्त कर रहे हैं तो उनकी अपनी रणनीति और अपनी कूटनीति होगी। यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर बोर्ड ऑफ पीस की सदस्यता किसे प्राप्त होगी, कौन सदस्य बनेगा और कौन नहीं बना, कौन शामिल होगा। कई देशों का तो ये कहना है कि भाई साहब ये जो है वो यूनाइटेड नेशन की भूमिका को कमजोर कर सकता है और यहां तक कि उसे प्रतिस्थापित भी कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, बोर्ड ऑफ पीस की सदस्यता को लेकर के जैसे आप देखिए कि कौन शामिल हुआ और कौन शामिल नहीं हुआ। शामिल होने वाले देशों में पाकिस्तान, मिस्र, यूएई, मोरक्को, हंगरी, अर्जेंटीना, ऐसे लगभग 20 देश यहां पर शामिल हुए हैं। वहीं पर स्पष्ट तौर पर जिन्होंने इनकार किया है वो देश हैं फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, और पश्चिमी देशों ने इस पर साफ इनकार कर दिया है। यह आपका पाकिस्तान साहब है, जो आप इमेज से देख रहे होंगे कि क्यों शामिल हुआ है। ये स्थितियां हैं। तो फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन और पश्चिम के बहुत सारे देशों ने इनकार कर दिया है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी के देश भारत, चीन, रूस, यूके, जर्मनी, इन सब ने अभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। मतलब सतर्क रहते हुए वेट एंड वॉच की स्थिति में ये देश हैं। तो इनमें से 3 कैटेगरी के देश पूरी दुनिया के हैं जिनको आपने देख लिया, और ये जो 2 कैटेगरी के देश हैं जो अभी शामिल नहीं हुए हैं, उन दोनों का ये नजरिया है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को कमजोर कर सकेगा, इसलिए इसमें बड़ी सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि जो ये ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है ये काम कैसे करेगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरीके से ये अपनी भूमिकाओं को बढ़ाएगा। तो काम करने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि आखिर यूनाइटेड नेशन कैसे काम करता है, तभी आप ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के काम करने को समझ पाएंगे। यूनाइटेड नेशंस को अगर आप देखें तो ये एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संधि है, यूएन चार्टर से बना है और उसके फैसलों को वैधता मिलती है क्योंकि पूरी दुनिया के देश आपसी सहमति और समझौतों के माध्यम से काम करते हैं, वोटिंग के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। सदस्य देशों के अधिकार, वीटो, मतदान, ये सब कुछ तय है। तो यूनाइटेड नेशन एक नियम आधारित विश्व व्यवस्था है, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है। लेकिन अगर अब आप बोर्ड ऑफ पीस के बारे में देखें तो ये यूनाइटेड नेशन से कुछ अलग है। यूनाइटेड नेशन में संधि आधारित व्यवस्था है, लेकिन इसमें कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि या चार्टर स्पष्ट नहीं है कि कुछ है, कोई रूल है या नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यह ध्यान रखना है। निर्णय लेने की प्रक्रिया भी बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में सारे काम करना है, तो स्पष्ट नहीं है कि कैसे निर्णय लिए जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी का ढांचा भी स्पष्ट नहीं है कि कौन अकाउंटेबल होगा, कौन नहीं होगा। तो ये एक स्थिति आपको दिखाई दे रही है जो यूनाइटेड नेशन से बिल्कुल अलग है। अब बात आती है कि फिर भी अगर ये बोर्ड ऑफ पीस बनता है तो इस बोर्ड ऑफ पीस से किसे किसे लाभ होगा और किसे लाभ यहां पर नहीं होगा, किसे किसे बेनिफिट है और किसे बेनिफिट नहीं होगा।
कुछ मुद्दों पर हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि बोर्ड ऑफ पीस अगर सफल होता है तो इससे संपूर्ण विश्व और अमेरिका को क्या लाभ होगा। सबसे पहले हम लोग संपूर्ण विश्व के बारे में चर्चा करें कि संपूर्ण विश्व को बोर्ड ऑफ पीस से क्या लाभ प्राप्त होगा। एक तो अगर ये ठीक ढंग से काम करता है तो संघर्षों का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा, क्योंकि बड़ा तेजी से काम करेगा। युद्धग्रस्त क्षेत्र है जैसे कि गाजा है, यूक्रेन है, अफ्रीका है, इन सब में तेज युद्ध विराम लगाए जा सकेंगे, मध्यस्थता और शांति समझौते संभव हो सकेंगे। यहां पर पारंपरिक संस्थाओं की जो प्रक्रिया धीमी रहती है उसकी जगह पर यह काम किया जा सकेगा। तो संघर्षरत विश्व में शांति स्थापित करने में यह काम कर सकता है। दूसरा, ये मानवीय संकट में भी काम कर सकता है। मानवीय संकट के दौरान जैसे कि शरणार्थी समस्या है, भुखमरी है, स्वास्थ्य है, आपातकाल है, इन सब में कम करने में काम करेगा। युद्ध की बजाय ये पुनर्निर्माण, राहत और विकास पर भी काम करेगा। इसके बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता के बारे में अगर चर्चा करें हम तो ये लेकर के आएगा, क्योंकि युद्ध कम होंगे अगर युद्ध कम होंगे तो विश्व अर्थव्यवस्था स्थिर होगी, ऊर्जा की कीमतें भी स्थिर हो सकेंगी और निवेश और व्यापार में भी वृद्धि हो सकेगी, सप्लाई चेन भी मजबूत हो सकेगा, निवेश और व्यापार, तो ये वैश्विक आर्थिक स्थिरता भी आएगी। नई शांति व्यवस्था भी यहां पर स्थापित हो सकेगी, मतलब एक पीस आर्किटेक्चर आएगा, एक ऐसा मंच जहां पर सैन्य शक्ति के बजाय सौदेबाजी और समझौतों को अधिक तरजीह प्रदान की जाएगी। छोटे और मध्यम देशों की आवाज को सुना जा सकेगा अगर ये एक व्यवस्थित तरीके से काम करता है तो। लेकिन इन पर बहुत संदेह है। अब बात आती है कि अगर संदेह है तो किसी ना किसी को तो लाभ होगा ही होगा। तो ये जो लाभ होगा वो होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को किस तरीके के लाभ प्राप्त होंगे? सबसे पहले तो अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व की पुनः स्थापना हो सकेगी जैसा कि वो चाहता है। अमेरिका खुद को विश्व के एक शांति निर्माता के तौर पर एक पीस ब्रोकर के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा बात है कि सैन्य खर्च में यूएन के बाहर भी एक अमेरिकी नेतृत्व वाला मंच बन सकेगा। सैन्य खर्च में संभावित कमी हो सकती है क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, तो अब अमेरिका उनसे खर्च करवाएगा। युद्ध कम होंगे तो सीधे सैन्य हस्तक्षेप घटेगा, टैक्स पेयर्स का पैसा भी बचेगा, जिनमें खासकर अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा बचेगा। इसके बाद रणनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी अमेरिका का बढ़ेगा, जिसमें बोर्ड में शामिल देशों पर अमेरिका का राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव बढ़ेगा, जितने भी देश उसमें शामिल होंगे। चीन रूस के प्रभाव को संतुलित करने का भी अवसर प्राप्त हो सकेगा। अगर हम आर्थिक और कॉर्पोरेट लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो पुनर्निर्माण परियोजनाओं में अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी बढ़ सकती है। इसके बाद डिफेंस से रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमी की ओर शिफ्ट हो सकती है, डिफेंस से रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। और इसमें जो अमेरिका को खास फायदा होगा वो अमेरिका की घरेलू राजनीति में ट्रंप को एक बेनिफिट प्राप्त होगा। ट्रंप अपने मतदाताओं से ये कह सकते हैं कि मैंने युद्ध नहीं शांति दिलाई है, जो वो चाहते हैं कि मुझे दुनिया एक शांति पुरुष के तौर पर स्थापित करे। तो 2026 के बाद अमेरिकी राजनीति में एक मजबूत नैरेटिव अमेरिका तैयार करना चाहता है, इस कारण से वो बोर्ड ऑफ पीस लेकर के आए। अब बात आती है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और संपूर्ण विश्व को ये लाभ कब प्राप्त हो सकेंगे? क्या ये लाभ वास्तव में प्राप्त हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? देखिए, ये लाभ सभी तभी संभव है जब बोर्ड निष्पक्ष हो, लेकिन इसने पहले ही बता दिया है कि बोर्ड निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि अमेरिका की धुरी में यह बोर्ड बना हुआ है। अमेरिकी कंसंट्रेशन, अमेरिकी एक्सिस है और अमेरिकी डोमिनेंस है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोकतांत्रिक विश्व में ऐसा काम नहीं हो सके। दूसरी बात है, किसी एक देश का औजार अगर ना बने तो, लेकिन अमेरिका बाकी सभी देशों को अपना औजार बनाएंगे और बोर्ड ऑफ पीस एक अमेरिका का इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तीसरी बात है, यूएन और अंतरराष्ट्रीय कानूनों से टकराव अगर नहीं हो तो चल सकता है, लेकिन
स्पष्ट है, पहले से ही टकराव है और अमेरिका तो कह ही चुका है कि जो पुरानी संस्थाएं हैं वो अब पुरानी पड़ चुकी हैं, अब नई संस्थाओं को बनाना है। यहां तक कि 66 ग्लोबल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से वो अपने आप को वापस भी कर चुका है। और अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो फिर आप देखिए कि यही संस्था नई वैश्विक ध्रुवीकरण, अमेरिका केंद्रित शक्ति तंत्र का एक रूप भी ले सकती है। तो इस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसकी संभावनाएं कुछ ज्यादा है। अब चूंकि इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर विवाद भी होंगे। तो थोड़ा बहुत विवादों पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि क्या क्या विवाद यहां पर उत्पन्न होने की संभावना है। एक एक करके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। एक तो सबसे पहला विवाद है कि संस्थागत वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। कई यूरोपीय देश और पारंपरिक जो यूनाइटेड नेशंस के सहयोगी हैं उनको लगता है कि बोर्ड ऑफ पीस यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं की भूमिका को कम कर सकता है और जितने भी पुराने अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उन सब को कमजोर कर सकता है, अंतरराष्ट्रीय समझौतों के नियमों को बदल सकता है। तो एक बड़ी समस्या यहां पर यह आ सकती है। दूसरी बात है कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है जो आज बनी हुई है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है उसमें किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है, मतलब एक रूल बेस्ड ऑर्डर पावर बेस्ड ऑर्डर में तब्दील हो सकता है। अब यहां पर कंपेयर कर लीजिए आप यूनाइटेड नेशन और बोर्ड ऑफ पीस। लेजिटिमेशन को देखा जाए अगर तो यूनाइटेड नेशन अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर काम करता है, जबकि बोर्ड ऑफ पीस राजनीतिक समर्थन के तहत काम करेगा। निर्णयों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसके निर्णय बहुपक्षीय होते हैं, जबकि इसके निर्णय अमेरिका केंद्रित होंगे। शक्ति के आधार पर देखा जाए तो शक्ति संतुलित और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से काम करता है यूएन, जबकि यूनाइटेड नेशन शक्तिशाली देशों के पक्ष में है। यूनाइटेड नेशन का बोर्ड ऑफ पीस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसकी संरचना स्थायी है और संस्थात्मक है, जबकि बोर्ड ऑफ पीस व्यक्ति केंद्रित है। उद्देश्यों को अगर देखा जाए तो वैश्विक स्थिरता यूनाइटेड नेशंस का उद्देश्य रहा है, जबकि बोर्ड ऑफ पीस ताकत से शांति का मॉडल के सूत्र पर काम करता है। तो अब आप ये देखिए कि अगर ये डिफरेंसेस हैं तो क्या ये नियम आधारित विश्व व्यवस्था वास्तविक काम कर सकेगी अगर बोर्ड ऑफ पीस आता है। ऐसी स्थिति में यह संभव है कि कोल्ड वॉर जैसी एक कोल्ड वॉर का सिचुएशन का नया ग्लोबल अलाइनमेंट बने। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखो कि जितने भी देश हैं वो सब कुछ खेमों में बटेंगे, पूरी दुनिया बटेगी। कुछ देश ऐसे होंगे जो बोर्ड ऑफ पीस का समर्थन करेंगे। वो बोर्ड ऑफ पीस का समर्थन करने वाले देशों के तर्क अब नजर आने लगे हैं। ये वही देश हैं जो यूनाइटेड नेशन से निराश हैं, जिन्हें यूनाइटेड नेशन उनका मनमानापन करने में उनकी मदद नहीं कर पाया है। तो निराश देशों में, निराश हम भी हैं, हमें भी यूनाइटेड नेशन ने कुछ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संपूर्ण विश्व को एक राष्ट्र के अधीन कर दें। तो यूनाइटेड नेशन से जितने देश निराश हैं वे शक्तिशाली देश भी हैं, मिडिल पावर्स भी हैं, जिनमें हम भी आ जाते हैं। ये सब असंतुष्ट हैं। तो इनमें से कुछ देश यूएसए की तरफ चले गए, लेकिन ज्यादातर देश अभी यूएसए के बोर्ड ऑफ पीस से अलग। दूसरी बात है कि सुरक्षा और आर्थिक मदद की जो राष्ट्र उम्मीद करते हैं यूनाइटेड नेशन उनको पूरा नहीं कर पाया है। यूनाइटेड नेशन के निर्णय प्रक्रिया में वीटो और लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया है। इस मामले से हम भी नाराज हैं, लेकिन हमने बोर्ड ऑफ पीस का समर्थन नहीं किया है। जो बड़े उभरते संघर्ष हैं उनमें त्वरित प्रतिक्रिया की कमी है। यूनाइटेड नेशन आज तक किसी भी संघर्ष को रोकने में कामयाब नहीं हुआ और किसी भी सैन्य तानाशाह ने जब किसी कमजोर के ऊपर आक्रमण किया है तो यूनाइटेड नेशन उसे बचा भी नहीं पाया। चाहे वो इराक का हमला देख लीजिए, चाहे वो लीबिया का हमला देख लीजिए, चाहे अभी वेनेजुएला में मादुरो के ऊपर किया गया हमला या ईरान के ऊपर किया जाना, क्या यूनाइटेड नेशन इनको बचा पाया है? तो इसका मतलब है
कि यूनाइटेड नेशन के प्रति असंतुष्ट राष्ट्र बोर्ड ऑफ पीस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस की तरफ जाना क्या उनके लिए लाभदायक रहेगा? तो जो राष्ट्र बोर्ड ऑफ पीस की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, उनके अपने कुछ तर्क हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर बोर्ड ऑफ पीस बनता है तो यूनाइटेड नेशन और कमजोर हो जाएगा, जिससे बहुपक्षीयता को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका केंद्रित व्यवस्था मतलब वैश्विक शासन में व्यक्ति शक्ति केंद्रित प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। छोटे और जितने विकासशील देश होंगे उनकी आवाज सीमित हो जाएगी। ये एक समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो कुल मिलाकर के ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिका के द्वारा जो ये लाया गया है वो एक शक्ति केंद्रित कूटनीति को बढ़ावा देगा, और इस शक्ति केंद्रित कूटनीति में बॉस होंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये बोर्ड ऑफ पीस है और चारों तरफ लोग देखेंगे। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में मजबूत केंद्रीय नियंत्रण रहेगा। इसमें सदस्य चुनने का अधिकार भी ट्रंप साहब को ही है। सदस्य ट्रंप ही चुनेंगे और ट्रंप ही इसके अध्यक्ष रहेंगे। ये परंपरागत बहुपक्षीय प्रणालियों से अलग स्थिति को पैदा कर रहा है। तो कुल मिलाकर के एक शक्ति केंद्रीय कूटनीति को इससे बढ़ावा मिलेगा। अब बात आती है कि इससे बहुपक्षवाद बनाम एक पक्षवाद मतलब एक विवाद उत्पन्न होगा मल्टीलैटरलिज्म और यूनिलैटरलिज्म के बीच में। कोई इसे एक नई वैश्विक संरचना के रूप में देख रहा है, जबकि बहुत सारे देश जिसमें यूरोप और भारत हैं वो अमेरिका के हितों को बढ़ावा देने का एक औजार देख रहे हैं। तो ये स्थिति यहां पर बनेगी। अगली बात है सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने में भी जटिलता उत्पन्न होगी। क्या सभी देश अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बना पाएंगे? उसमें समस्या होगी। भारत जैसे देश सतर्क हैं इसी को लेकर के, क्योंकि किसी एक तरफा ब्लॉक में भारत कभी नहीं गया है शुरुआत से लेकर के और अभी तक, चाहे वो शीत युद्ध काल रहा हो, चाहे नौ शीत युद्ध काल रहा हो, चाहे आज का ट्रंप प्रायोजित शीत युद्ध काल है, उस पर भारत किसी भी खेमे में जाने के लिए तैयार नहीं है। भारत एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर काम करेगा। अब बात आती है कि ऐसी स्थिति में भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना चाहिए या नहीं। अब तक के डिस्कशन से आपको यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि शायद भारत इसमें नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि भारत की नीति आज 3 महत्वपूर्ण आधारों पर टिकी हुई है। भारत चाहता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जो इस समय का भारत की नीति का एक आत्म तत्व है। दूसरी बात, भारत मल्टीलैटरलिज्म पर हमेशा विश्वास करता रहा है। भारत की यह नीति भी जो बोर्ड ऑफ पीस है उसकी तरफ नहीं जाने देगी। यह नीति भी भारत को बोर्ड ऑफ पीस की तरफ नहीं जाने देगी। तीसरी बात, भारत ग्लोबल साउथ का एक नेतृत्वकर्ता बनना चाहता है, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप। यह नीति भी भारत को बोर्ड ऑफ पीस की तरफ नहीं जाने देगी। इसका मतलब है कि भारत का बोर्ड ऑफ पीस की तरफ जाना नीतिगत निर्देश तो नहीं देता है। अब बात आती है कि भारत ऐसी स्थिति में क्या करे। भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इन 3 मूल आत्माओं को देखते हुए अपनी नीति की भारत हमेशा से सतर्क रहने की कोशिश करेगा। यूनाइटेड नेशन भारत को वैश्विक मंच और वैधता प्रदान करता है, यह आप जानते हैं। ऐसी स्थिति में हम वैश्विक मंच और को बनाए रखना चाहेंगे। भारत शक्ति आधारित व्यवस्था जो कि बोर्ड ऑफ पीस है, उस पर रणनीतिक स्वायत्तता को सीमित करने की आशंका रहेगी, तो भारत यहां पर नहीं चाहेगा। इस क्षेत्र में भी हमें सतर्क रहना होगा। इसके बाद भारत मध्य पूर्व अमेरिका और रूस के साथ संतुलन बनाने की नीति रखता है। ये भी इन क्षेत्रों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, जो बोर्ड ऑफ पीस के द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। मतलब अब भारत कौन सी रणनीति अपनाए, भारत की संभावित रणनीति क्या हो सकती है, थोड़ा सा चर्चा हम यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक भारत ने बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। लेकिन अब हम देखते हैं कि भारत क्या चाहेगा।
भारत की नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है, वो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन भारत किसी का स्पष्ट तौर पर विरोध भी नहीं करता है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारत की नीति देखो समझो लेकिन बंधो मत, इस सूत्र के आधार पर हम काम करेंगे। देखो समझो लेकिन बंधो मत। इसका मतलब यह हुआ कि हम बोर्ड ऑफ पीस का प्रत्यक्ष समर्थन करने से परहेज करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम इसका खुला विरोध भी नहीं करेंगे। चुप, साइलेंट पॉलिसी हमारी रहेगी। तीसरी बात है कि यूनाइटेड नेशन और बहुपक्षीय संस्थाओं को हम प्राथमिकता देंगे और इन्हें मजबूत करने का प्रयास करेंगे। चौथी हमारी जो रणनीति रहेगी वो रहेगी एंगेज बट नॉट अलाइन। जैसा मैंने पहले कहा, देखो समझो लेकिन बंधो मत, तो भारत एंगेज बट नॉट अलाइन की नीति को अपनाते हुए वैश्विक स्थिरता में संतुलित भूमिका निभाने की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से भारत की यह नीति रहेगी। अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि जो ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया यह सही है या नहीं है? क्या भारत को बोर्ड ऑफ पीस की तरफ अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत किस तरीके से देखो समझो लेकिन बंधो रहो बंधो मत की नीति पर चल रहा है, वही आपको भी पसंद आ रही है? इन पर आप ध्यान रखें और इसको देखें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो उस पर अपना समर्थन भी प्रकट करें। तो ये बोर्ड ऑफ पीस के बारे में एक समग्र चर्चा मैंने आपके सामने रखी है। थैंक यू वेरी मच।